Assalamu alaikum class 9P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 1st June 2020. Our topic of discussion is cell cycle exercise solution. जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है और उसके जो MCQs थे मल्टीपल चॉइस उन्हें भी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। टेक आउट योर पेज 105, पेज नंबर 105 निकालें। पेज नंबर 5 पर जो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स हैं वो आपके एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसके बाद हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अ नर्व सेल डज नॉट डिवाइड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। एक नर्व सेल जो है, न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नर्व सेल वो डिवाइड नहीं करता अपनी फॉर्मेशन के बाद। इन विच फेज ऑफ अ सेल साइकिल इट इज़, तो ये किस फेज में जाता है, ठीक है, कि ये सेल साइकिल की किस फेज में जाता है। तो इसका आंसर है जी नॉट फेज, ठीक है। जी नॉट फेज वो फेज है जिसमें कोई भी सेल टेम्परेरीली या परमानेंटली चला जाता है, ठीक है, और उस फेज में डिवीजन जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो जी नॉट फेज में नर्व सेल जो है अपनी फॉर्मेशन के बाद एंटर हो जाता है जिसमें वो फर्दर डिवाइड नहीं होता। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है जी नॉट फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन प्लांट सेल एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल में किस तरह डिफरेंट है। साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो अब ये प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे डिफरेंट है, इसका आंसर देखने के लिए टेक आउट योर पेज 90, पेज नंबर 90 निकालें। पेज नंबर 90 में जो लास्ट पैराग्राफ है साइटोकाइनेसिस का, ये आप स्टार्ट से ही इसका आंसर करेंगे। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आप दरमियान में एक लाइन लगाएंगे और एक तरफ लिखेंगे साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल और एक तरफ लिखेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो सबसे पहले है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। In animal cell, cytokinesis occur by a process known as cleavage. A cleavage furrow develops when the metaphase plate used to be. यानी क्लीवेज फरो जो है ये उस जगह पर बनती है जहाँ पर पहले मेटाफेज प्लेट थी। The furrow deepens and eventually pinches the parent cell into two daughter cells. अब ये फरो जो है यानी ये जो अंदर की तरफ गड़ा है ये और डीप होता है और एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एक पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, तो वो आप दूसरी तरफ लिखेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स अक्कर डिफरेंटली। Vesicles derived from Golgi apparatus move to the middle of cell and fuse to form membrane-bounded disc called cell plate or phragmoplast. The plate grows outward and more vesicles fuse with it. Finally, membrane of cell plate fuse with plasma membrane and its contents join the parental cell wall. The result is two daughter cells, each bounded by its own plasma membrane and cell wall. ठीक है, तो ये है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। तो इस तरह जो डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप दरम्यान में लाइन लगाकर करते हैं। तो सबसे पहले आपने साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन लिख लेनी है, फिर दरम्यान में लाइन लगाकर एक तरफ लिखना है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स और एक तरफ लिखना है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। तो पहले पैराग्राफ की जो लाइंस हैं वो है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर व्हेन आवर वुंड्स आर हील्ड। जब हमारे ज़ख़म जो है वुंड्स जो है वो हील होते हैं तो किस तरह की डिवीजन जो है वो होती है हमारे बॉडी के सेल्स में। तो हमने पढ़ा था कि जो बॉडी के सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होती है यानी माइटोसिस होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जब सिग्निफिकेंस पढ़ी थी माइटोसिस की तो उसमें भी हमने पढ़ा था सेल रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि क्या होता है कि पुराने सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब हमें चोट लगती है, ज़ख़म होता है, तो पुराने सेल्स जो हैं वो स्लाफ्ट ऑफ हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये माइटोसिस के थ्रू होता है, क्योंकि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एज दैट ऑफ इट्स पेरेंट सेल। ठीक है, तो अब अगर आप देखें, आप गौर करें, आपकी स्किन पर अगर कोई चोट लगती है, ज़ख़म होता है, ठीक है, जब वो हील होता है तो आपकी स्किन के सेल्स बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे कि पहले वहाँ मौजूद थे, यानी बाकी स्किन जैसे ही होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। तो इस सेम प्रोसेस के लिए जो माइटोसिस है वो डिवीजन होती है बॉडी के सेल्स में। ठीक है, इन सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोसिस। ठीक है, कि सेल डिवीजन जो कि होती है वुंड की हीलिंग के दौरान वो है माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट डू नॉट मेक देयर गैमीट्स बाय मियोसिस, व्हाट इज दैट। प्लांट्स जो हैं वो अपने गैमीट्स मियोसिस से नहीं बनाते, इसका क्या मतलब है। तो टिक आउट योर पेज 100 फॉर द आंसर। पेज नंबर 100 निकालें। पेज नंबर 100 पे मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इन नेक्स्ट जनरेशन में जो हमने हेडिंग दी थी इन प्लांट्स, 5th लाइन, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन की 5th लाइन। Plants' life cycle show alternation of generations. The cells of diploid sporophyte generation undergo meiosis to produce haploid spores, which grow into haploid gametophyte generation. Gametophyte generation produces haploid gametes through mitosis. ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स ऑल्दो मियोसिस से ही बन रहे हैं, लेकिन अब वो स्पोर्स जो हैं वो हेप्लॉइड हो गए हैं। अब वो हेप्लॉइड स्पोर्स जब गमीटोफाइट जनरेशन में जाते हैं तो गेमीटोफाइट जनरेशन उन हेप्लॉइड स्पोर्स से हेप्लॉइड गेमीट्स बनाती है। तो अगर यहाँ मियोसिस होती तो जो ये हेप्लॉइड थे, ठीक है, इनमें तो पहले ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, तो इसमें मियोसिस हो ही नहीं सकती। तो इसलिए माइटोसिस का प्रोसेस होता है और हेप्लॉइड स्पोर्स से हेप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाला भी आप करेंगे कि gametes combine to produce diploid zygote. Zygote undergoes repeated mitosis to become diploid sporophyte. ठीक है, ये कंप्लीट जो प्लांट लाइफ साइकिल है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला, ये आप इस आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तब यह आपका आंसर जो है ये बिल्कुल एक कंप्लीट आंसर होगा। और आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, कि क्या होता है कि जो मियोसिस है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती है, इस वजह से क्योंकि उसने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस्ड करना होता है, हाफ करना होता है। ठीक है, तो अगर मियोसिस जो पहले से ही रिड्यूस्ड हाफ सेल्स हैं उनमें होगी ही नहीं। ठीक है, पहले से ही जिनमें क्रोमोसोम नंबर कम है उनमें मियोसिस नहीं होगी। ओके क्लास, अब आपकी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की टर्न है। ठीक है, तो उसके लिए पेज नंबर 105 पर आएँ। पेज नंबर 105। पेज नंबर 105 पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेल साइकिल एंड व्हाट आर इट्स मेन फेजेस। सेल साइकिल क्या है और इसकी मेन फेजेस क्या हैं। ठीक है, टेक आउट योर पेज 87 फॉर इट्स आंसर। पेज नंबर 87 निकालें। पेज नंबर 87 में सेल साइकिल है। ठीक है, सेल साइकिल के स्टार्ट से कि सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द
time cell is produced until it complete mitosis and produce new cells. ये cell cycle की definition है. Cell cycle consists of two major phases, interphase and mitotic phase यानी M phase. तो cell cycle की दो important phases हैं, interphase और mitotic phase. इसके बाद ये जो further phases हैं interphase की, ये भी आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, कि इट इज़ इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, G1 phase, S phase, G2 phase. और G1 phase की आप कम से कम भी 3 पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे G1 phase के, फिर S phase, फिर G2 phase, ठीक है. उसके बाद पेज नंबर 89 पर माइटोसिस है, ठीक है. तो इसमें आपने माइटोसिस की हिस्ट्री लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है. उसके बाद आपने लिखना है फेजेस ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. और कैरियोकाइनेसिस में जो इनकी फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है. और इनकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इन फेजेस में हो क्या रहा है, ठीक है. उसके बाद पेज नंबर 95 पर मियोसिस है. मियोसिस की डेफिनेशन, और मियोसिस किन सेल्स में होती है कि ये डिप्लॉयड सेल्स में होती है, ठीक है. फिर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की डेफिनेशन, और फिर फर्दर फेजेस ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस में दो तरह की डिवीजन्स होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है. और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ओके. तो ये सिर्फ आपने इनके नाम ही लिखने हैं फेजेस के, इनकी फर्दर कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है. तो ये सेल साइकिल और उसकी मेन फेजेस के बारे में था. नेक्स्ट क्वेश्चन. The S phase of interphase is important and a cell never divide without it. Justify. S phase जो है वो important है इंटरफेस के लिए, और सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता इसके बगैर. इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है. जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि S phase जो है, S phase ये वो फेज़ है जिसमें सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होता है, ठीक है. और अगर सेल का जेनेटिक मटेरियल डबल होता है तो वो इस वजह से, ताकि इनफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके पास आ जाएं और सेल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो, ठीक है. और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहे इन नेक्स्ट जनरेशन. तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप यही क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे जो मैंने अभी आपको ये स्लाइड में बता रही हूँ, ठीक है. ये आपने अपनी नोटबुक पे तो लिखना ही है, उसके साथ साथ आपने अपनी बुक पर भी लिख लेना है, ठीक है. आपकी बुक पे इस पेज नंबर 106 पे स्पेस है, यहाँ पर आप इस क्वेश्चन की हेडिंग देकर इसका आंसर लिखेंगे. The S phase of cell cycle occurs during interphase before mitosis and meiosis and is responsible for the synthesis or replication of DNA. In this way, the genetic material of a cell is doubled before it enters mitosis and meiosis, allowing there to be the enough DNA to be split into daughter cells and then maintain the number of chromosomes in the daughter cell. ठीक है. ये एस फेज जो है वो सेल साइकिल में होती है, ठीक है, इंटरफेस के दौरान माइटोसिस और मियोसिस से पहले, और इसकी वजह से सिंथेसिस होती है और रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपना नंबर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, ताकि इनफ डीएनए आपको मिल जाए फॉर द स्प्लिटिंग, ताकि वो टूट कर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में मेंटेन रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू स्टेट द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस की प्रोफेज के इवेंट्स. आपको याद होगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था माइटोसिस का, तो उसके इवेंट्स जो थे वो मैंने नंबरिंग में आपको बताए थे, ठीक है. तो वो बिल्कुल वो जो इवेंट्स थे वो नंबरिंग में आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इवेंट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट हैं, उनमें कोई भी जो डिफरेंस है वो नहीं है, यानी वो बिल्कुल बुक जैसा ही है लेकिन वो पॉइंट्स की सूरत में है. तो अगर आपने बुक से करना है तो पेज नंबर 89 प्रोफेस, तो ये प्रोफेस कंप्लीट आपने करना है. इसमें तमाम इवेंट्स हैं जो कि हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रोफेस. सेल चेंज हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है,
जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, जो न्यूक्लियर मटेरियल है और न्यूक्लियर वॉल है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपीयर हो रही है, और सेल जो है वो कंप्लीट फॉर्म में आ गया है डिवीजन की, ठीक है। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं, ये तमाम इवेंट्स जो हैं, ये प्रोफेज में हो रहे हैं। तो आपने ये लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज इन इवेंट्स को करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पेज नंबर 89 पे जो प्रोफेज है माइटोसिस का, वो आपका इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी लिस्ट बताएं। तो माइटोसिस के इवेंट्स जो है उनमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है, दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं आपके पास, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि process of mitosis is complex and highly regulated. There are two major phases, that is the division of nucleus known as karyokinesis and division of cytoplasm known as cytokinesis. इसके बाद आप कैरियोकाइनेसिस की हेडिंग देकर उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके इवेंट्स लिखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। और उनकी डेफिनेशन लिखेंगे और उनके बारे में ब्रीफली बताएंगे कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, ठीक है। तो इसमें आपने इसको ब्रीफली बताना है, यानी उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट ब्रीफली बताना है कि इसमें क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, और इनको सीक्वेंस वाइज लिखना है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की हेडिंग देखिए, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, how is mitosis significant? Question number 5, how is mitosis significant? Take out your page 92 and 93. Significance of mitosis. तो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में आप इसको कंप्लीट लिखेंगे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने एरर्स इन माइटोसिस भी इसके साथ लिखना है, ठीक है। ऑल्दो ये अलग क्वेश्चन है लेकिन ये आप इस सिग्निफिकेंस में ही लिखेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 की फेजेस में जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन से इवेंट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 6, टेक आउट योर पेज 96। पेज नंबर 96 में सबसे पहले मियोसिस 1 के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले तो मियोसिस की हिस्ट्री है वो आप करेंगे, उसकी डिस्कवरी, उसके बाद मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ये तमाम फेजेस जो हैं ये मियोसिस 1 की हैं, ठीक है। तो मियोसिस 1 में आपने ये तमाम लिखना है, और जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है जो कि लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है, इसमें आपने क्रॉसिंग ओवर के बारे में जितना भी लिखा है वो तमाम पॉइंट्स आपने लिखने हैं, और इसके अलावा आपने उसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। डायग्राम में इसकी पेयरिंग भी शो हो रही है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन शो हो रही है, ठीक है, और शफलिंग इसके जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है, इनकी क्रोमेटिड्स की जो सेगमेंट्स है शफल हो रहे हैं वो भी इसमें शो हो रहा है। तो आपने ये कंप्लीट आंसर में लिखना है और ये आपने डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। डायग्राम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है? क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर है पेज नंबर 100 पर। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज तीनों के हवाले से। तो इसमें भी पहले आपने इसकी डिस्कवरी लिखनी है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, और उसके बाद एरर्स ऑल दो सेपरेट क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपने एरर जो है ये इसमें लिखने हैं इसकी सिग्निफिकेंस में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Contrast mitosis and meiosis, emphasizing the events that lead to the different outcomes. Question number 8, यानी कंपैरिजन बताना है आपने, कंट्रास्ट एंड कंपेयर करना है माइटोसिस और मियोसिस को उनके इवेंट्स की आउटकम से, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस बता रहे हैं दोनों में। तो टेक आउट योर पेज 100। पेज नंबर 100 पे माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन है। ये बिल्कुल एज इट इज़ आपने याद करना है और अपनी नीट नोटबुक्स पर भी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। टेक आउट योर पेज 102 एंड 103। ये दोनों जो हैं ये फिनोमिना है सेल डेथ के, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो इसमें आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही लिखना है जैसे ये आपकी बुक पर है, ठीक है, कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके कॉजेज़, ठीक है, और उसका प्रोसेस, और उसके अलावा उसकी सिग्निफिकेंस। आपको जो जो आप मैंने हेडिंग बताई हैं, ठीक है, जब आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए थे तो वो कंप्लीट हेडिंग के साथ आपने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस को तो आपने लाजमी तौर पर अपनी रफ़ नोटबुक पर लिखना है, ठीक है, और उसे याद करके लिखना है, ठीक है, और उसके बाद उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अपनी नीट नोटबुक पर भी लिखना है, ठीक है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपकी बुक पर मौजूद नहीं है, मैंने आपको अलग से बताए हैं, वो भी आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है ताकि आपके पास पता हो आपको उन क्वेश्चन के आंसर्स का, ठीक है। और उन्हें आपने जो आपकी बुक है उस पर भी लिखना है, जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनका आंसर एग्जैक्टली आपके पास नहीं है बुक पर, ठीक है, यानी प्रॉपर तौर पर नहीं है, तो वो आपने लिखना है अपनी बुक पर और नीट नोटबुक पर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।